जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में हिंदी के ऐसे दमदार साथियों क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे जिन क्वेश्चंस को अगर आप लगा लेते हैं, जिन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं साथियों, तो मेरा मानना है कि एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। और साथियों, यहाँ पर हम लोग साथियों हिंदी भी देखेंगे, जीके जीएस भी देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे, यानी कि सब कुछ साथियों देखेंगे जो आपके पेपर में पूछा जाता है और बहुत तेजी के साथ साथियों यहां पर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध। देखिए, अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है साथियों। अतिशयोक्ति की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये आपका कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, वाणी औचित्य का संधि विच्छेद की अगर बात करें तो क्या संधि विच्छेद नहीं, ये संधि विच्छेद तो ऑलरेडी है। इसके संधि की अगर बात करें तो वाणियोचित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाणियोचित्य हो जाएगा। इसमें अगर बात करें कौन सी संधि है, तो इसमें साथियों यण संधि है। अगर कोई भी साथियों आधा वर्ण आ रहा है और उसके बाद या आ रहा है, तो वहां पर साथियों यण संधि ही होती है। उसके बाद देखिए, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, तो अनुधन एकक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुधन एकक्षण हो जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि यहां पर कौन सी संधि है, तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर आधा वर्ण आ रहा है और अगर या आ रहा है या साथियों वा आ रहा है, तो कौन सी संधि होगी, वहां पर साथियों यण संधि ही होती है। ये दो बातें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग गांठ बांध के याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों देखिए और बताइए कि सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी बहु समास है, बताइए। देखिए, अव्ययी बहु समास में प्रथम पद यथा होता है, प्रथम पद प्रति होता है। उसके अलावा आय व्यय की अगर बात करें साथियों, यहां पर तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा साथियों? एक तरीके से अगर बात करें यहां पर तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। यहां पर अव्ययी बहु समास थोड़ी ना होगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करते हैं यहां पर साथियों अगर बात करें कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इसके लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे साथियों अतीन्द्रिय, यानी कि इंद्रियों से पहुंच से बाहर को क्या कहा जाता है साथियों? अतीन्द्रिय कहा जाता है। उसके बाद देखिए, चार विकल्प, चार ऑप्शन, चार वाक्य आपके सामने, इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य साथियों कौन सा है। तो प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए, गलत हो जाएगा। प्रत्येक को दो पुस्तकें दीजिए, या हर एक को दो दो पुस्तकें दीजिए, या प्रत्येक व्यक्ति को दो पुस्तकें दीजिए, तो मैं कहूंगा इसमें से सबसे शुद्ध वाक्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यहां पर भी आपको बताने कि कौन सा वाक्य साथियों शुद्ध है। उसे अनुत्तीर्ण होने का क्या, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो साथियों आशंका होना चाहिए, आशंका होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, जो शब्द दो वाक्यांशों या शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्रिया विशेषण नहीं, संबंध बोधक भी नहीं साथियों, उनको समुच्चय बोधक कहा जाता है। या आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगर आपने भी आंसर यहां पर सी का चयन किया था तो बिल्कुल सही किया था। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर साथियों अगर बात करते हैं कि जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उनको क्या कहा जाता है। देखिए, शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो पहले जो जुड़ते हैं और परिवर्तन ला देते हैं साथियों, उनको उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है साथियों। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, यहां पर अगर बात करें 10वें नंबर का सवाल है। यहां पर अगर बात करें साथियों, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का मतलब आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो नाक के बाल होने की मुहावरे की अगर बात करते हैं साथियों, बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रिय होना, यानी कि अधिक प्रिय होना साथियों, ये आंसर आपका हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बैठे से बैगार भली, इस कहावत का साथियों मतलब क्या है, बताइए। तो इस कहावत का मतलब है निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ।
चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि बैठे से बैगार भली कहावत, इसका मैं आपको आंसर बता चुका हूं, निरर्थक से कम लाभक का काम अच्छा। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर कि बंदर का तत्सम शब्द साथियों क्या होगा बताइए। तो बंदर को एक तरीके से साथियों हम लोग क्या कह सकते हैं, बंदर का तत्सम एक तरीके से अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वानर, जिनका भी आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कमल के समान नयन, इसमें कौन सा समास है बताइए। तो इसमें कर्मधारय समास है, जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल सही था। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं साथियों, उसको युधिष्ठिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युधिष्ठिर कहा जाता है। जो व्याकरण जानता है उसके लिए अगर मैं आपसे एक शब्द पूछूं साथियों तो आप क्या बताएंगे बताइए। तो उसको व्याकरण कहे जाते हैं। जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहते हैं, और जो व्याकरण का जानकार होता है उसको व्याकरणविद कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखित है बताइए। तो अगर बात करें साथियों, जो कायाकल्प है ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। उसके अलावा अगर बात करें प्रेमाशय भी मुंशी प्रेमचंद की है, और रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद की है। लेकिन अगर जय पराजय की बात करते हैं तो ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साथियों उपेंद्र नाथ की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ये उपेंद्र नाथ की पुस्तक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं साथियों बताइए। तो कन्नौजी की अगर बात करते हैं साथियों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही बोली आती है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर मिठास आ गया है, भाववाचक हो जाएगा। यहाँ पर बुढ़ापा आ गया, भाववाचक हो जाएगा। यहाँ पर ममता आ गया, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी कि आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। पुराना, हजारों वर्ष पूर्व, इसका समानार्थी क्या होगा? तो इसको साथियों प्राचीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राचीन कह सकते हैं। उसके बाद देखिए 11 का तत्सम साथियों क्या होगा बताइए। तो 11 को एक तरीके से साथियों क्या कहा जा सकता है? एकादश कहा जा सकता है। राइट आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे यूपी जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना साथियों। कौन से क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें, यूपी जीके के साथियों क्वेश्चंस देखेंगे। उसके अलावा जीके और जीएस के साथियों क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर आपका साथियों क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर अगर बात करें, अपनी सीमा साझा नहीं करता उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ। यानी कि नेपाल, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन से जिला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो अगर बात करें साथियों, नेपाल के साथ अपनी सीमा पीलीभीत साझा करता है, श्रावस्ती साझा करता है, महाराजगंज भी है। लेकिन सीतापुर साथियों ये नेपाल के किनारे नहीं, यानी कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो साथियों 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो अगर बात करें, देखिए पहले नंबर पर अगर बात करें कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, तो राजस्थान है। और चौथे स्थान पर साथियों कौन है? तो यूपी है। और यही आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी साथियों कौन सा है बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, सारस या क्रॉन्च, आप लोग ध्यान रखेंगे सारस आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि राजकीय पशु कौन सा है तो बारहसिंगा, ठीक है ना। राजकीय पक्षी मैंने आपको बता दिया है सारस है। राजकीय वृक्ष अगर आपसे पूछा जाता तो अशोका, और राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछा जाता तो पलाश आप बताते। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो समुसपुर पक्षी अभ्यारण्य साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। जब हम बात करते हैं वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य की तो ये तमिलनाडु में है, और घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य की साथियों तो ये कर्नाटक में है, और जायकवाड़ी अभ्यारण्य साथियों तो ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। यानी कि आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है साथियों बताइए। चलिए तो खुर्जा की अगर बात करते हैं, खुर्जा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि खुर्जा को साथियों सिरेमिक सिटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो सिपाहियों के द्वारा साथियों 1857 की शुरुआत की गई थी। अगर पूछा जाता कहां से की गई थी साथियों, तो मेरठ से की गई थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है साथियों बताइए। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक साथियों कौन है? विनोबा भावे है। कौन है साथियों? विनोबा भावे हैं।
रखें, राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए बुलंद दरवाजे की अगर बात करें तो किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा साथियों ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर यहाँ पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद की अगर बात करें तो ये तो साथियों शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ साथियों तो 28 जुलाई क्या 28 जुलाई साथियों 1914 से इसका आरंभ किया गया। 28 जुलाई 1914 से इसका आरंभ किया गया, लेकिन समाप्ति की अगर बात करें तो 11 नवंबर 1918 को इसके समाप्त हो गया। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास होता है तो साथियों किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। जिनका भी आंसर यहाँ पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति साथियों कौन नहीं रहे बताइए। तो कौन कौन रहे साथियों भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति? अगर बात करें वीवी गिरी भी रहे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भी रहे और बीडी जत्ती भी रहे, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात करते हैं तो ये साथियों नहीं रहे। इनकी जब हम बात करते हैं साथियों तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति साथियों कौन रहे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति साथियों कौन रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। उसके बाद देखिए 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में साथियों अपनाया गया? तो आम की अगर बात करें, आम साथियों भारत का राष्ट्रीय फल है। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय पक्षी तो मोर बताते हैं, राष्ट्रीय पशु तो बाघ बताते हैं, राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें और ऑप्शन में हॉकी होता तो हॉकी आपको साथियों लगाना होता। उसके बाद देखिए कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? इसके ऑटोमोबाइल उद्योग की वजह से तो नहीं, इसके कपास उद्योग की वजह से तो बिल्कुल सही, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? तो व्हाइट बटन मशरूम करता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र? देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछे क्या कि कृषि की रीढ़ किसे कहा जाता है, एक सेकेंड, अगर साथियों बात करते हैं कृषि को, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा साथियों, क्या पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? साथियों कृषि को एक तरीके से क्या कहा जाता है, ठीक है ना, कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो हो जाएगा वो कृषि हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करें साथियों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो किसने ये योजना शुरू की थी साथियों? हिमाचल प्रदेश ने ये योजना शुरू की थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग साथियों 17 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो किस माध्यम में साथियों यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन, रीजनिंग के साथियों क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो रीजनिंग का पहला सवाल यहाँ पर अगर बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर छोटा टाइप हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों हम लोग बढ़ चलते हैं। चलिए इसको अगर समझाने की कोशिश करूं तो इसमें है कुछ नहीं साथियों, इसको बस जूम करना है और ये जूम नहीं हो पाएगा। देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रतिबिंब साथियों क्या बनेगा? तो एक सर्किल है तो एक सर्किल कुछ टाइप से प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब में जैसे ये लकीर है तो ये वैसा ही साथियों, देखिए बड़ा बना लेता हूं कुछ, जैसे ये लकीर है तो वैसी साथियों ये लकीर दिखेगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हल्का सा ये पतला है तो ये पतला दिखेगा, और ये मोटा इधर का है तो साथियों मोटा दिखेगा, और ये कुछ इस प्रकार से आया है तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिख पा रहा है, कौन सी, क्योंकि आकृति छोटी लगाई है जिसने भी लगाई है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहाँ पर आपका साथियों क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, बहुत अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर कुछ नहीं करना है, ये एक नंबर की सीरीज दे रखी है, इसमें आपको ये देखना है कि 3 के कितने अंकों के बाद में 6 अंक आया है, लेकिन उससे पहले 4 अंक नहीं है, यानी कि 3 के बाद 6 तो आना चाहिए लेकिन 4 नहीं आना चाहिए। ऐसा कितनी बार हुआ है तो देख लेते हैं साथियों। 3 6 है और कोई 4 नहीं है इसके पास, वो तो इधर है ना, उससे क्या मतलब, तो एक बार हो गया। उसके बाद साथियों 3 6 है, बिल्कुल 3 6, 3 है तो 6 नहीं है, 3 है 6 है बिल्कुल साथियों,
6 अंक आया है, उनके पहले 4 अंक करेंगे, इनके बाद तो आ सकता है बाद में। 3 है 6, 3 6 यहाँ पर आ गया साथियों। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर 3 6 यहाँ पर आ गया, और कहाँ 3 6 यहाँ पर आ गया, और 3 6 यहाँ पर आ गया साथियों। चलिए ठीक है ना। और अगर बात करें अब कहाँ पर है साथियों, 3 6 है, अंक 4 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर तो 4 आ गए, इसलिए काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 ऐसी संख्या है, यानी कि 7 बार 3 के बाद 6 आया है और 4 नहीं आया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 2 के कितने अंकों के पहले 4 अंक आया है, यानी कि 2 के पहले 4 तो अंक आया है, लेकिन उसके बाद 5 अंक नहीं आया है, यानी कि यहाँ पर 5 अंक नहीं आना चाहिए, 4 2 आना चाहिए। तो इसको साथियों हम लोग एक तरीके से क्या करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या था देख लेते एक बार। यहाँ पर 4 के बाद 2 अंक आना चाहिए, तो एक तो 4 साथियों कहां पर हो गया, 4 आपका ये हो गया, 4 आपका ये, 4 के बाद 2 आ गया, बहुत सही, ठीक है। और 4 के पहले क्या ना आना चाहिए, 4 के बाद 5 ना आना चाहिए, तो यहाँ पर 4 2 है, 5 पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 और कहां पर 4 2 यहाँ पर है, 5 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साथियों 4 2 कहां पर है, 4 2 कहां पर, 4 2 कहीं पर नहीं है, तो 5 होगा। तो कुल मिला के अगर बात करें 2 ऐसे जोड़े बनते हैं जो पहले 4 है फिर 5 है, लेकिन 5 नहीं है, तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। कि जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें ना, ये 2431 को यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो 8 को यहाँ पर साथियों क्या लिखा जा सकता है, 4287, 5461, 7624 या 6743, बताइए। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका टोटल कुछ करके किया गया है, तो 4 और 1 4, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि इन्होंने 10 को साथियों 5 लिख दिया है, मेरे ख्याल से आधा नंबर लिखा है। तो देखते हैं साथियों, देखिए और इसका डबल क्या हो जाएगा, 16, यानी कि 16 किसका योगफल होगा, इसका होगा क्या, 7 8 15 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 6 4 10 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 6 4 9 और 1 10, मतलब कुल मिला के यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका साथियों 6 4 10 और 1 11 और 1 आपका 16, यानी कि यहाँ पर 16 बना और इसका आधा 8 होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको टोटल कराना है, 10 आएगा, 10 का आधा 5 होता है, इसका टोटल कराया 16 आया, और 16 का आधा कितना 8 होगा, लेकिन हमें 16 ही चाहिए टोटल, 16 इसका टोटल नहीं हो सकता, 16 इसका टोटल नहीं होगा। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहाँ पर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगर बात करें कि डी का भाई ए है, तो डी का भाई साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, डी का भाई ए हो जाएगा। उसके बाद कहा गया बी का पिता डी है, तो ये बी का पिता क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। बी और सी बहने हैं, यानी कि बी और सी साथियों क्या है, बहने हैं। बताइए यहाँ पर क्या साथियों लिखा है, मिसिंग है कुछ, यहाँ पर सी लिखा होना चाहिए। बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, यानी कि ए क्या कहेगा सी को, तो ए क्या कहेगा, देखिए ए के भाई की बच्चियां हैं ये, तो अपने भाई की बच्ची को क्या कहोगे, अपने भाई की बेटी को क्या कहोगे साथियों, भतीजी ही तो कहोगे, तो भतीजी कहोगे साथियों, भतीजी ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए चर्मकार का संबंध चमड़े से है, तो बढ़ई का संबंध साथियों किससे होगा, बताइए। तो चर्मकार का संबंध चमड़े से है, बढ़ई का संबंध साथियों किससे होगा, तो कुल मिला के अगर बात करें लकड़ी से होगा, इसलिए राइट आंसर आपका भी हो जाता है। फर्नीचर का संबंध बढ़ई से है, मूल प्रतिमा का संबंध किससे होगा, देखिए बढ़ई फर्नीचर बनाता है, तो प्रतिमा कौन बनाएगा, प्रतिमा मूर्तिकार बनाएगा, तो कुल मिला के आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सांप की अगर बात करें तो ये सरीसृप के अंतर्गत आता है, चमगादड़ की अगर बात करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये तो साथियों स्तनपायी के अंतर्गत आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि ए बी सी को यहाँ पर जेड वाई एक्स लिखा गया, तो एक्स वाई जेड की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स, तो यहाँ पर अगर बात करें किसका ये अपोजिट लेटर है तो बी का है, ये किसका अपोजिट, एक सेकेंड, सी का अपोजिट लेटर एक्स है, और वाई किसका अपोजिट लेटर है साथियों बी का, और जेड किसका साथियों ए का, तो सी बी ए कहां पर लिखा हुआ है, सी बी ए साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों एग्जाम फतेह चैनल को अगर आपने साथियों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर साथियों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए यहां पर अगर बात करें, राजेश पूर्व की ओर 17 किलोमीटर जाता है, तो राजेश पूर्व की ओर 17 किलोमीटर जाता है। वहां से बाएं मुड़कर 15 जाता है, तो वहां से बाएं मुड़कर 15 चला दिया गया। फिर बाएं मुड़ता है साथियों 17 चलता है, और कह रहे अब प्रारंभिक स्थान से यानी कि यहां से यहां की दूरी कितनी है। तो यहां से यहां की दूरी जब 15 है तो यहां की दूरी भी 15 होगी साथियों। और 15 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब मैथ के साथियों सवाल यहां पर आपके सामने शुरू हो चुके हैं। मैथ के सवालों को देखिए और इन क्वेश्चंस के राइट आंसर साथियों बतलाने की कोशिश कीजिए कि आर्यभट्ट विद्या मंदिर में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 16:5 है। यानी कि अगर बॉयज और गर्ल्स के अनुपात की अगर बात करें तो 16 अगर बॉयज हैं तो 5 गर्ल्स होंगी। यदि वहां कुल 320 लड़कियां पढ़ती हैं तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, यानी कि कुल मिला के लड़के और लड़कियां कितनी होंगी, ये बात साथियों आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए अगर बात करें, लड़कियां तो वैसे 5x हैं, 5 हैं, और लड़के 16x हैं, लेकिन 5x की वैल्यू यहां पर दे रखी है साथियों 320 है। ठीक है ना, कितनी है साथियों? 320 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा साथियों 320/5 हो जाएगा। 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया साथियों? 64x बराबर आ गया। तो मैं कह सकता हूं यहां पर, मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए इसकी संख्या तो अगर बात करें ना, इसकी संख्या 320 बताई गई है। 16 की गुणा 64 से कर लीजिए। 16 की गुणा साथियों जब 64 से करेंगे तो 16 चौक 64 हो जाएगा, और 6 छंग 36 हो जाएगा साथियों, 6 कम 6 और यहाँ पर 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 10, यानी कि 1024 लड़के हैं तो लड़कियां 320 हैं। अब इनको साथियों जोड़ लीजिए क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी जा रही थी। 4 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, यानी कि 1344 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। और जिनका भी आंसर यहाँ पर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। यानी कि राम है साथियों, ठीक है ना, राम है और उसका सन है, यानी कि 2 लोग हैं यहाँ पर, राम है और सन है। और राम अगर 3 गुना है तो ये 1 गुना है भैया, यानी कि 3x और x का मामला यहाँ पर है। कह रहे हैं 8 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। 8 वर्ष के बाद की बात की गई है, यानी कि 8 हमें जोड़ना है। तो 8 वर्ष बाद दोनों में जोड़ेंगे साथियों। 8 वर्ष बाद जो उनका अनुपात निकलता है वो कितना निकलता है? 2 गुना निकलता है, यानी कि 2:1 का ही तो निकलेगा बिल्कुल। अब हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के बाद हम पुत्र की आयु भी बता सकते हैं और राम की वर्तमान आयु भी बता सकते हैं। तो 1 की गुणा इससे होगी साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा? 3x + 8 हो जाएगा, बराबर 2 की गुणा इससे होगी तो साथियों 2x + आपका 16 हो जाएगा। 3x यहां पर लिखा हुआ है, 2x इधर आएगा तो x बचेगा, 8 उधर चला जाएगा तो 16 - 8 यानी कि 8 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं पुत्र की आयु है 8 और 8 × 24, राम की आयु है 24। तो कुल मिला के क्या यहां पर बनेगा? पुत्र की आयु आपसे पूछी गई है, पुत्र की आयु है साथियों 8 वर्ष। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है। वो 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? देखिए पहले घंटे वो कितना चली? 40 चली, और कहने के हर घंटा उसकी चाल में 5 किलोमीटर की बढ़ोतरी होती है। तो अगर पहले घंटा वो 40 किलोमीटर चली 1 घंटे में, तो दूसरे घंटे साथियों वो 45 चली होगी, तीसरे घंटे वो 50 चली होगी, चौथे घंटे साथियों वो 55 किलोमीटर के हिसाब से चली होगी, उसके बाद 60 के हिसाब से चली होगी। तो यहां पर अगर बात करें, अब देखिए कितनी दूरी उसने तय कर ली? 1 2 3 4 5, 5 घंटे में उसने कितनी दूरी साथियों तय कर ली? इनको एक बार जोड़ लीजिए, 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा, 10 लग गया, हासिल का 1 लग गया, 6 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 और 17 हो जाएगा, 17 21 हो जाएगी, 21 आपका 25 हो जाएगा, यानी कि 250 साथियों चल गया। कितने घंटे में? 5 घंटे में 250 चल गया। अब छठे घंटे में कितना चलेगा? 65 किलोमीटर चलेगा। सातवें घंटे में साथियों कितना चलेगा? 70 किलोमीटर चलेगा। अब जरा इनको जोड़िए, कितना आ जाएगा इनको जोड़ने पर साथियों? 6 कम 6 12, 135 आ जाएगा। तो यहां पर जरा साथियों 135 जोड़ने की कोशिश कीजिए।
ठीक है ना। यहाँ पर 135 को जोड़ने की कोशिश की तो 5 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया। बिल्कुल साथियों मैं कह सकता हूं कि पहले घंटे उसने 40 किलोमीटर दूरी तय की, फिर उसने 45 की स्पीड से चला, 45 किलोमीटर दूरी तय की। तीसरे घंटे में उसने 50 और फिर 55 और फिर 60 फिर 65 फिर 70। इस कुल मिला के अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली साथियों? 385 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और यही तो आपसे पूछा गया था कि 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा? तो 7 घंटे में तय करेगा। 7 घंटे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बहुत टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चन लिए गए, इनको देखिए और अपनी मैथ को पूरी तरीके से साथियों आप लोग कंप्लीट करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए यहां पर देखिए, अगर साथियों बात करें यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है, शेष 50% स्नातक हैं तथा अवशिष्ट 180 स्नातकों। तो देखिए किसी भी जगह 100% कोई चीज होती है। अब 40% मैट्रिक हैं, पास हैं, 50% स्नातक हैं, तो जाहिर सी बात है 10% बचे हैं। और अवशिष्ट मतलब बचे हुए जो लोग हैं ना, वो 180 इसका स्नातकोत्तर पास हैं। तो ये 10% की वैल्यू ही तो दे रखी है साथियों, ठीक है ना। कुल मिला के आपसे पूछी जा रही स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है? स्नातक कर्मचारियों का प्रतिशत 50% है। देखिए 10% की वैल्यू 180 है, यहाँ पर 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब हमें 50% की वैल्यू ज्ञात करना है तो इसलिए 50 से गुणा कर देंगे। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 पंजे हो जाएगा साथियों 90 और एक 0 आपका लग जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों ई डालकर यहाँ पर डाल देंगे क्या कि स्नातक कर्मचारियों की संख्या 900 हो जाएगी। कुल मिला के आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों आज के इस क्लास का अगला प्रश्न है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% घरेलू मद पर, और यदि वो 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय साथियों कितनी होगी? देखिए उसकी कुल आय मान लेते हैं साथियों x है। अब वो x का 20% मकान के किराए पर खर्च करते हैं, यानी कि बचाती है 80%। उसके बाद 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करती है, घरेलू मदों पर, तो बचाती है साथियों 30%। अब अंत में कहने के उसकी बचत जो है वो 3600 उसकी बचत है। चलिए अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए, बस 20 चौका आपका 80, 20 पंजे आपका 100 हो जाएगा। इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका जो आएगा वो 3600 गुणा 5 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा साथियों? 12 आ जाएगा। 12 एकम 12, 12 3 आपका 36 हो जाएगा, 3 पंजे आपका साथियों 15 हो जाएगा और 0 लग जाएंगे यहाँ पर, यानी कि x की वैल्यू आपकी जो आई है वो 15,000 आई है। और 15,000 साथियों क्या थी? कुल आय थी। तो कुल मिला के अगर आपका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी? उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।